हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और इस बायो क्विज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और शानदार एमसीक्यूज। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो हमें सबको पता है कि बहुत हाई स्कोरिंग यूनिट का पार्ट है। इस जो चैप्टर से क्वेश्चन हैं वो नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही उठते हैं बल्कि हार्मोनल सिस्टम से भी यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से भी इस चैप्टर की क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स की प्रेजेंस पिट्यूटरी हार्मोन्स में से पार्ट रहता है। तो एक माइंड मैप प्रिपेयर करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कैसे होती है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं पार्टिनेशन कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की सारी की सारी प्रोसेस जो है हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस चैप्टर में जितने भी इवेंट्स हैं यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, सब इवेंट से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। हर एक यानी कि ऐसे समझ लो चैप्टर के कोने कोने से हम लोग क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आए हैं ताकि होल सोल हमारे पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सब बच्चे रेडी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दीजिए क्विज़ को, और लाइव चैट के अंदर आपके जो है प्रेजेंस आ जानी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल के साथ आप अपनी अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जो बायो क्विज़ है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे बायो क्विज़ का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें लिखा है कि ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑप्शन है एट द मिड secretory phase, सेकेंड ऑप्शन है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ secretory phase, थर्ड है एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। टाइम स्केल आपका स्टार्ट हो चुका है। सब बच्चों को पता है अपना आंसर लाइव चैट में लिखना है, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो उसके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका मतलब आपका जो मेनेस्ट्रल साइकिल है वो अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आपको मेनेस्ट्रल साइकिल पता है तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी निकाल देंगे। बिल्कुल सही आंसर है इसका कि ओवुलेशन जो है वो कब होता है, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। क्योंकि मेनेस्ट्रल साइकिल कितने पीरियड्स का होता है, देखो हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ सब क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। तो पहले तो मुझे कितने डेज में मेनेस्ट्रल साइकिल कंप्लीट होता है, तो एवरेज हम 28 डेज का मान के चलते हैं। अब इन 28 डेज को अलग 4 फेज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टू 5 फेज का नाम बताते जाओ बच्चों कौन सा होता है। फिर 6 टू 13th डे का जो फेज होता है उसका नाम क्या होता है। 14th फेज जो रहती है वो 14th डे को रहती है। 15th टू 28th डे का फेज है वो क्या नाम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन मार्क पिक किए हैं, तो आपको इन चारों क्वेश्चन मार्क्स के नाम पता होना चाहिए। बस यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारा कंप्लीट। जब पहला फर्स्ट डे टू 5th डे जब एंडोमेट्रियम वॉल की शेडिंग होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम रहते हैं वैसे तो, लेकिन एक कॉमन नाम हम लोग कंसिडर करें तो ब्लीडिंग फेज के नाम से या मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि फर्स्ट फेज रहता है। ब्लीडिंग फेज 4 to 5 डेज का रहता है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला फेज कौन सा हो गया बच्चों, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, 5 टू जो 6 to 13th जो डे रहता है बच्चों, ये वो डेज होते हैं जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। इसको प्रोलिफरेटिव स्टेज बोला जाता है। तो जैसे ही प्रोलिफरेटिव स्टेज का एंड होता है तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या रहता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन हो गया। ये प्रोलिफरेटिव स्टेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के थीका एक्सटर्ना से एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका एक और नाम भी है, एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोल सकते हो। फिर ओव्यूलेशन हो जाता है। फिर 15 टू जो 28 डे का लास्ट फेज रहता है इसको हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं।
ठीक है। और क्या नाम दिया जाता है बच्चों? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। इसको एक नाम दिया जाता है ल्यूटियल फेज बोला जाता है। क्यों बोलते हैं बच्चों ल्यूटियल फेज? या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही। और इस वजह से इसको ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने मेनेस्ट्रल साइकिल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू आपके सामने ला दिए। इसके साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A reaction of granules content which harden and zona pellucida and ensure block to polyspermy is acrosomal reaction, cortical reaction, acrosin reaction या blending reaction। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूल्स है जो कि जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने पर ब्लॉक करेंगे पॉलीस्पर्मी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रिएक्शन होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन का थीम आपको क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े चुटकियों में कर देंगे। और इसका सही आंसर है कॉर्टिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के अंदर अलग अलग प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्पर्म अपवर्ड मूवमेंट करके सेकेंडरी oocyte की तरफ जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे सबसे पहला इवेंट हमें देखने को मिलता है, वो होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? एक्रोसोम से जोनालाइसिन्स रिलीज होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, जो कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जोनालाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन करके जोना पेलुसिडा की रिसेप्टर से जैसे स्पर्म बाइंड होता है तो वहाँ पे वो पेनेट्रेशन, जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट करने के लिए एक्रोसिन एंजाइम होता है। उसके बाद में जैसे ही जोना पेलुसिडा के चेंज आएगा, जोना पेलुसिडा की स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, क्योंकि जोना पेलुसिडा के ऊपर इस तरीके से रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। और जैसे स्पर्म्स यहाँ पे आके जुड़ता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस से क्या होता है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स निकल कर, अगर हम बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, यहाँ निकल के एक मेम्ब्रेन का, बताना जरा इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? कौन सी मेम्ब्रेन बनती है ये जो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का बाहर आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होता है वो पॉलीस्पर्मी, एक से बहुत सारे स्पर्म्स को आने से रोकता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन फर्टिलाइजेशन के दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इसके अंदर तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट किया जाता है, और कॉर्टिकल रिएक्शन जो है जोना पेलुसिडा के चेंजेस पे ही डिपेंड करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सेकेंडरी oocyte maturation occur in oocyte secondary maturation occur in, फर्स्ट ऑप्शन है ओवरी, सेकेंड है एब्डोमिनल कैविटी, थर्ड है फेलोपियन ट्यूब एंड फोर्थ है यूट्रस। सेकेंडरी मैचुरेशन oocyte के अंदर कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फेलोपियन ट्यूब में। देखो बच्चों, ये भी आपको क्लियर है। सेकेंडरी जो oocyte का सेकेंडरी मैचुरेशन का मतलब है सेकेंडरी oocyte के अंदर कंप्लीट जो डिवीज़न है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? फेलोपियन ट्यूब में। क्योंकि अगर आपको याद है oogenesis या गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो इसकी 3 फेज होती है, ठीक है। एक होते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, एक रहती है ग्रोथ फेज, और एक कौन सी रहती है? मैचुरेशन फेज, है ना। तो मैचुरेशन फेज के अंदर हम 2 इवेंट पढ़ते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो ये जानना चाह रहा है कि जो oocyte है, बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का बात चल रही है, क्योंकि सेकेंडरी मैचुरेशन की बात चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है। और ये सेकेंडरी oocyte का मैचुरेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। एम्पुला में भी कब होगा बच्चों? जब उसके साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म की प्रेजेंस होगी, तब हमें फुली मियोसिस सेकंड कंप्लीट स्टेज में देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म्स बिफोर द पेनेट्रेशन ऑफ ओवा, अगर आंसर आता है तो ही देना, अदरवाइज तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। स्पर्मिएशन, कॉर्टिकल रिएक्शन, स्पर्मियोजेनेसिस एंड कैपिस्टेशन, क्या नाम दोगे यहाँ पे? बहुत ध्यान से आंसर करोगे तो आ जाएगा और तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत आसान है। अगर आपको सारी टर्म्स पता है तो उस टर्म को निकालना बड़ा ही आसान होता है। इसका सही आंसर है कैपिस्टेशन। जिनको नहीं पता तो एज इट इज़ नोट कर लो इस लाइन को। ये प्रिपरेशन होती है स्पर्म की पेनेट्रेशन करने से पहले, इस प्रिपरेशन को कैपिस्टेशन बोला जाता है। फटाफट स्पर्मिएशन क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन अभी अभी हम लोगों ने देखा ही था कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाना ताकि पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट किया जा सके। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये दो टर्म्स अभी नहीं क्लियर करूँगी मैं तुम लोगों को, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस हैं। सो आप सब ज़रूर अपने अपने आंसर डाल दो कि स्पर्मिएशन और जो है स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। कैपिस्टेशन आपको पता चल गया, दो टर्म्स पता चल गए, दो आप अपने माइंड से सेट कर लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन टर्म्स पे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टर्म पे आ गया। देखो मैंने नहीं बताया तो बहुत अच्छा किया। चलो क्या क्वेश्चन है? स्पर्मिएशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पर्म रिलीज होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहाँ से रिलीज होते हैं? सेमनीफेरस से, वासा डिफरेंसेस से, एपिडिडाइमस से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। अरे वाह, क्या बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको टर्म्स क्लियर होती है ना, तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत आसान ये क्वेश्चंस लगते हैं अगर आपको टर्म का मतलब पता है तो। ठीक है, अगर टर्म नहीं पता तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, पता नहीं कहाँ से निकलता है। और इसका सही आंसर जो है स्पर्मिएशन जो है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब मैच्योर स्पर्म निकलता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ नहीं पता है तो इसको नोट कर दो कि क्योंकि हमें पता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसमें कॉल्यूमिनर सेल्स होती है। क्या नाम होता है बच्चों, बताना ज़रा। इनकॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल, दो तरह की सेल्स हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिलती है। कॉल्यूमिनर सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके मुझे अभी चैट बॉक्स में लिख के बताओ। रुकना नहीं चाहिए, आपका आंसर ऐसे वेट में नहीं आना चाहिए कि अच्छा दूसरों का पढ़ के फिर दूंगा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो, क्योंकि मेरी नज़रें तुम्हारे लाइव चैट पे ज़रूर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये जो कॉल्यूमिनर रहती है इसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, अब जो ये सेल होती है इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब जो सर्टोली यहाँ से स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, और स्पर्म अपना हेड जो है एम्बेडेड करते हैं सर्टोली सेल से। बेसिकली सर्टोली सेल से ये स्पर्म्स फ्री होते हैं एंड देन ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन टर्म दिया जाता है। एक वर्ड और था, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। मैंने बोला कि इन टर्म से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तो मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी। तो यानी कि जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसमें ये टर्म होगी, ये भी टर्म क्लियर हो, नहीं ये वाली टर्म क्लियर होगी, अभी ये वाली टर्म बची हुई है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन, वापस से ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। मैं एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, कॉर्टिकल रिएक्शंस हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज वाले होते हैं तो इसलिए मैंने ये डाले हैं। इट कनेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा, reaction within the uterus environment of the female, reaction within a epididymal environment of the male, androgen produced in the uterus। बहुत ही आसान है, तीन ऑप्शन की तरफ तो तुम्हें देखने का मन ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट आंसर यहाँ दिया है। क्योंकि मैंने एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में बता दिया है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एक्रोसोमल रिएक्शन पता है कहाँ होती है तो बच्चों, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू इट्स कनेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि एक्रोसिन रिलीज होता है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वास डिफरेंसेस रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज एपिडिडाइमस, इजैकुलेटरी डक्ट, एफरेंट डक्टिली या यूरेटर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं और आपको इनके आंसर आ रहे हैं दैट मीन ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। पढ़ा तो हर कोई पढ़ता है, बहुत बार पढ़ता है, लगभग
मोर देन 50 टाइम्स आप एनसीईआरटी को रीड कर लेते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो आपको पता है ये यूरिनरी ब्लडर है, ठीक है। कुछ बच्चों को ना इजैकुलेटरी डक्ट की स्ट्रक्चर नहीं पता होती है, तो मैं बस छोटा सा ही पॉइंट क्लियर करती हूँ। ये पेनिस रीजन है, ठीक है। अगर हम माने कि यहाँ से इस तरीके से आ रही है वासा डेफरेंसिस यानी कि स्पर्म डक्ट, वो आके इस तरीके से एक स्वेलअप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। अब आप क्या देखते हो कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर जुड़ती है, ठीक है, इस तरीके से, और सेम यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर जुड़ती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो रीजन है कौन सा, एम्पुलर रीजन है, जो कि वासा डेफरेंसिस का ही पार्ट रहता है, ठीक है, डायलेटेड पार्ट है। ये पेयर्ड ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। अब यहाँ से तो स्पर्म और यहाँ से फ्लूइड जो है एक डक्ट में आते हैं। जो ये वाली डक्ट है जो मैं डार्क करके दिखा रही हूँ, ये आगे जाके खुलती है यूरिथ्रा में, ये यूरिथ्रा है। तो बेसिकली इसको, इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो बहुत बार बच्चों को ना इसकी लोकेशन या इसकी स्ट्रक्चर, इसकी नंबर नहीं पता होते, तो वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो भी ऐसे डक्ट के थ्रू डायरेक्ट यूरिथ्रा में 5 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता, उससे इर्द गिर्द के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ना आके इसके सराउंडिंग में किसी पार्ट से क्वेश्चन उठ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूरेथ्रल मिएटस क्या होता है, जी बता दो। बहुत आसान है, यूरेथ्रल मिएटस क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है, या ओपनिंग ऑफ वासा डेफरेंसिस इनटू यूरिथ्रा है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट है, मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनिटल डक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन क्वेश्चन है ये तो मुझे नहीं लगता तुम्हें समझाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ये एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरिनोजेनिटल डक्ट की। ये अगर हम पेनिस रीजन कंसिडर करते हैं, और ये जो रीजन है स्वेलअप रीजन है, यहाँ पे इस तरीके से ये एपरेटस हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर यूरिथ्रा की प्रेजेंस होती है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूरिथ्रा आती है, यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों रिलीज होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मिएटस के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the membranous cover of the ovum at the ovulation, corona radiata, zona pellucida, corona radiata, zona pellucida, chorion। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, बस आपको उस मेम्ब्रेन को दिमाग में लाना है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे कवर करती है, यानी कि ओव्यूलेशन से ठीक पहले, टाइम मतलब एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन नहीं है, ये टाइम पे बोल रहा है। तो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर है कोरोना रेडिएटा, क्योंकि अगर आपको याद है सेकेंडरी ओवरी के अंदर, अगर आपको याद है स्ट्रोमा में मेडुला होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी फॉलिकल बनती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर हम जब बनाते हैं तो प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ हम जोना पेलुसिडा की प्रेजेंस दिखा देते हैं, और फिर यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स की अपीयरेंस दिखाते हैं ना। बहुत सारी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा में, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सारी पढ़ते हैं। फिर प्राइमरी जो है कन्वर्ट होती है ग्राफियन फॉलिकल में, और जब आप ग्राफियन फॉलिकल दिखाते हो तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte होता है, और यहाँ पे 2 लेयर्स दिखा देते हो, कौन सी, एक तो जोना पेलुसिडा और एक कोरोना रेडिएटा। तो ग्राफियन फॉलिकल के जस्ट बाद में कौन सा इवेंट होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ओव्यूलेशन के पास जो बनती है वो कोरोना रेडिएटा लेयर बनती है। नहीं पता तो इस पॉइंट को नोट कर लो, स्किप करना आसान है, तुक्के मारने से सही डिसीजन। आसान तो क्या है, तुक्का तो बड़ी आसानी से मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स जो है रेगुलेट होती है कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से, बता दो भाई, LH, FSH, GH, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ना बच्चों, ठीक है, उनको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो वहीं हार्मोनल जो रेगुलेशन हमें हर एक अलग अलग जो स्ट्रक्चर पे देखने को मिलता है, तो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो रहता है FSH रहता है। LH बता दो फटाफट, ये क्वेश्चन भी बता दो, LH किसको स्टिमुलेट करता है,
LH। FSH तो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और दो चीज़ों को रिलीज करने के लिए ऑर्डर देता है। जब सर्टोली सेल को ये करता है ना FSH, तो दो चीज़ें सीक्रेट होती है सर्टोली सेल से। एक तो इनिबिन हार्मोन जो कि ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने पे नेगेटिव फीडबैक जनरेट करेगा, और एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिससे कि क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये हेल्प करेगा कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर FSH सर्टोली को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो स्पर्मेटागोनिया जो है आगे मैचुरेशन में नहीं जा पाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का मतलब है कि जो रिलीज होता है फ्लूइड। आपको पता है दो एसेसरी ग्लैंड्स रहती है, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक कार्पस ग्लैंड भी रहती है, आई नो, बट हमें जो सीमेन का फ्लूइड दो ग्लैंड से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे वही बात चल रही है कि बता दो भाई किस में कौन से क्या क्या प्रेजेंस रहती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, यानी कि सेमिनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो फॉर फ्रक्टोज है, कैल्शियम है बट नो एंजाइम, ग्लूकोज है, सर्टेन एंजाइम है बट नो कैल्शियम। थर्ड ऑप्शन है फ्रक्टोज है, सर्टेन एंजाइम है बट पुअर इन कैल्शियम, एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करना है। सेमिनल प्लाज्मा पूछा है, सेमिनल। सो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज भी होता है क्योंकि फ्यूल हमें यहीं पे देखने को मिलता है, फ्यूल ऑफ द स्पर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजन, और एक लोकल हार्मोन की प्रेजेंस होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की प्रेजेंस हम यहाँ पे देखते हैं। अब आते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ होती है? पहला ऑप्शन दिया है ऑन द आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन, सेकेंड है ऑन द आइदर साइड ऑफ वासा डेफरेंसेस इन ह्यूमन, ऑन आइदर साइड ऑफ पेनिस इन ह्यूमन, ऑन द आइदर साइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर अपना लाइव चैट में लिख दीजिए। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? बार्थोलिन ग्लैंड पूछी जा रही है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो एसेसरी ग्लैंड्स है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर जो है वो चैट बॉक्स में आना चाहिए, और इसका सही आंसर है कि वेजाइना के साइड में होता है, यानी कि ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो वेजाइनल ओपनिंग के वेस्टिब्युलर रीजन में इस तरीके से बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो डक्ट के साथ ऐसे वेजाइना की ओपनिंग में खुलती है। वेजाइना जो है ना बच्चों, याद रखना, वेजाइना जो है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, उसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रॉम रिलीज होता है, इनकी फर्स्ट मिल्क होता है ये मेमरी ग्लैंड से। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? फैट होता है, लो इन प्रोटीन होता है, प्रोटीन है, लो फैट है, प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़ है, ये लो फैट है, प्रोटीन है, फैट है, ये लो एंटीबॉडी है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप फटाफट सेलेक्ट कर दीजिए कि कोलेस्ट्रम। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि कोलेस्ट्रम क्या है? दैट इज़ अ फर्स्ट मिल्क जो मेमरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्या चीज़ें हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कोलेस्ट्रम सबसे ज़्यादा अमृत जो है एक बच्चे के लिए, एक डेवलपिंग न्यूबॉर्न के लिए, वो कोलेस्ट्रम है। तो इसका सही आंसर आएगा, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है। बता दो बच्चों कौन से एंटीबॉडी होती है? ये जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो मम्मी से फीटस में ट्रांसफ़र, मम्मी से फीटस में दो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है। एक तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती है, बताना ज़रा प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाने वाली कौन सी एंटीबॉडी थी? ये भी एक MCQ बन सकता है भी। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती है IgG, ठीक है। लेकिन मिल्क यानी कि कोलेस्ट्रॉम में कौन सी प्रेजेंट होती है? ये भी बता दो, कोलेस्ट्रॉम में कौन सी प्रेजेंट होती है? आपके आंसर पर मेरी नज़रें हैं, ठीक है ना, ये मत भूलना। मैं भी इन आंसर के बीच में ही प्रेजेंट हूँ, तो आप अपना आंसर जो जो बच्चा लिख रहा है ना, तो वो सब मुझे दिख रहा है, ठीक है।
तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करो अपनी ईमानदारी के साथ, दूसरा क्या लिख रहा है क्या नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर प्लीज़ मत चेंज करना, क्योंकि जो आपको पता है वो एज इट इज़ एक्सप्रेस होना चाहिए। किसी को देखा देखी करोगे तो आप अपने आप को कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है IgA होता है और लो फैट होता है। बच्चे लो फैट के चक्कर में शायद इस क्वेश्चन का आंसर ना अटेम्प्ट कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। कितने स्पर्म बनेंगे इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से? 4, 8, 2, 1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से है। मैं अभी भी बात कर ही रही थी थोड़ी देर पहले कि जो गैमेटोजेनेसिस की फिनोमिना होती है ना बच्चों, या स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो वो हार्मोनल रेगुलेटेड है। अब कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि 4 आंसर क्यों नहीं दिया भाई, वो ये बोल रहा है कि ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बोला है, साइट से कितने बनते हैं। तो अगर आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ठीक है, और वो फिर मियोसिस फर्स्ट करती है, तो 2 इससे क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है। इससे आगे 2 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, और इससे भी आगे 2 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद है एक टर्म आ रही थी स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ये टर्म हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में देखी थी। तो क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट बेसिकली 2 सर्कुलर स्पर्मेटिड बनाते हैं बच्चों, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं इस तरीके से, जिनके पास टेल नहीं होती है। फिर ये स्पर्मेटिड आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ में। ये बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। और स्पर्मेटोजोआ में हम एक कंप्लीट स्पर्म का डायग्राम जो है वो बनाते हैं इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, इन विच स्पर्मेटिड, सर्कुलर स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो सर्कुलर है वो एक पूंछ वाला स्पर्म बन जाए, तो उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। एक सेकेंडरी, ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये एक सेकेंडरी, तो एक स्पर्मेटोसाइट से तो 2 ही स्पर्म बनते हैं ना, 4 नहीं बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्मेटोजेनेसिस, रिडक्शन, डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पर्मेटिड टू स्पर्म। ये आगे वो बात जो हम लोग बात ही कर रहे थे। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम कब होगा। अभी मैंने एक ओवरव्यू तो आपको दे दिया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं दिया। तो आपको पता है कि 3 फेज रहती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो भाई अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ ही माइटोसिस करके इंक्रीज करती है, ये बनती है स्पर्मेटोगोनिया। इनमें से कोई भी स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज अगर इंक्रीज कर देती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस फर्स्ट करती है तो ये रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर यानी कि इसमें 46 है। तो ये जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तो इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो ये क्या बनी है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये आंसर आ गया। प्राइमरी से जब सेकेंडरी में होते हैं तो क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद में तो मियोसिस सेकेंड जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, तो जो स्पर्मेटिड बनेंगे वो क्या बनेंगे? एन ही बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्रोसोम क्या है? लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, ये बेसल बॉडी है। बड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान से इस चीज़ को नोट करना कि एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ व्हाट? एक्रोसोम इज ए टाइप ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का टाइप है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम है, पर बनाया किसने है? गोल्जी ने। देखो गोल्जी बॉडी की आदत है कि प्रोटीन्स को मॉडिफाइड करती है और वो एक वेसिकल में पैक कर देती है, लेकिन एक्रोसोम जो है वो इस तरीके से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पर्म के हेड की है, देन ये नेक, और फिर मिडल पीस, और फिर टेल, ठीक है। इस तरीके से ये हमें स्पर्म देखने को मिलता है। तो एक्रोसोम बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पर्म्स अंडरगोज फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड
फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वासा डेफरेंसिस में, एपिडिडाइमिस में या वेजाइना में। स्पर्म जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन करेगा, वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल मैच्योरेशन हुई थी, टेल लगा था, लेकिन फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ होगी, मोटिलिटी इंक्रीज कहाँ होगी, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कहाँ होगी, तो इसका सही आंसर है एपिडिडाइमिस में। क्योंकि एपिडिडाइमिस जो होता है ना बच्चों, वो स्पर्म का ट्रेनिंग सेंटर होता है, यहाँ पे टेम्परेरी स्पर्म स्टोर करता है। हाँ, टेल बन गई, उसका मैच्योरेशन हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो चुका होता है मैच्योरेशन, स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ बन गया, ये एक मैच्योरेशन फेज होती है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकल मैच्योर हुआ है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन आपसे पूछा जाए तो एपिडिडाइमिस में होगा। एपिडिडाइमिस जो है टेम्परेरी स्टोर करता है, एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करता है। एपिडिडाइमिस बेसिकली होता क्या है, तो आप बोलोगे इट्स अ वेरी हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जो वासा एफेरेंसिया से ही अराइज होती है ना। आगे चलते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis initiated in a human female? At puberty, at menarche, during menopause, during embryonic development। ध्यान से समझना है बेटा, oogenesis कब होगा, एग कब बनेगा, मेनेस्ट्रल साइकिल की बात नहीं चल रही है, वो बोल रहे हैं कि फीमेल में एग बनने की प्रोसेस कब होती है, एग कब बनता है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आंसर अलग हो जाएगा, सही आंसर रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसका मतलब क्या, एक जब बेबी मदर के वॉर्म में होता है, ठीक है, ये एक छोटा सा बेबी, ये अगर फीमेल फीटस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्टार्ट हो गया, इसकी जो ओवरी है, इसकी ओवरी में ही जब ये अभी इसका बर्थ भी नहीं हुआ है इस लड़की का, फीमेल फीटस का, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बट कंप्लीट नहीं हो पाता। कंप्लीट कब होगा, एट ए प्यूबर्टी टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है बच्चों, बताना जरा, प्रोफेज की कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे oogenesis अरेस्ट हो जाता है, और फिर कब स्टार्ट होगा, जब प्यूबर्टी में उसको FSH एंड LH मिलेगा। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है ना टोटली हार्मोन और विटामिन्स रेगुलेटेड होती है। हॉर्मोन्स, हमें 3 हार्मोन चाहिए होते हैं गैमेटोजेनेसिस करने के लिए। पहले तो ये बताओ कि कौन से डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, और GnRH, FSH और LH, इसके अलावा विटामिन E और विटामिन A, ये दोनों भी चाहिए होते हैं। हेल्दी स्पर्म बनाने हैं तो विटामिन A, और अगर विटामिन E की डेफिशिएंसी होगी तो स्टेरिलिटी हो जाती है। तो वहीं पे प्यूबर्टी पे जब FSH और LH मिलता है, तो फिर यहाँ पे फिर बड़ा होने के बाद में, यानी कि 12 से 13 साल की एज के बाद में फिर oogenesis कंप्लीट होता है। लेकिन वो कह रहे हैं इनिशिएट कहाँ हो गया, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, oogenesis के प्रोस्पेक्ट में। लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाए तो आप आंसर करोगे प्यूबर्टी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in oogenesis haploid egg is fertilized by the sperm at which stage? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, oogoनियम या ओवम। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि oogenesis के अंदर जो हैप्लोइड एग है वो फर्टिलाइज्ड होता है बाय स्पर्म किस स्टेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम अक्सर चीज़ों को गलत कर देते हैं, क्योंकि बस टर्म्स का फेर रहता है। हमें अगर क्लियर है कि ओवरी से जब निकला जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर्ड होती है तो बेसिकली सेकेंडरी oocyte निकलती है ना, ये एम्पुला में जाके बैठती है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सेकेंडरी oocyte में आके जो है स्पर्म फ्यूज़ करता है, लेकिन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के अंदर ना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होती, ये भी अरेस्ट हुई होती है, ठीक है। तो स्पर्म जैसे आएगा देन ये मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करती है, देन कहीं जाके एग बनता है, तो वो स्टेज सेकेंडरी oocyte एम्पुला में चल रही होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फीटस का जो सेक्स है वो कब डिसाइड होगा भी? फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट, सेकेंड है इम्प्लांटेशन, थर्ड है फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट, और फोर्थ ऑप्शन है द स्टार्ट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, बता दो फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में आ जाना चाहिए आपका। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन जब होगा वो भी
किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है बच्चों? मेल गैमीट के थ्रू डिसाइड हो रहा है, इसको मत भूल जाना, मेल गैमीट के थ्रू डिसाइड हो रहा है। क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं ना बच्चों, ये 2 तरह के स्पर्म्स होते हैं। कुछ स्पर्म्स के पास 22 सोमेटिक क्रोमोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि एक्स है, और एक के पास वाई होता है। क्योंकि एग के पास तो हमेशा ही एक्स कैरी रहता है, तो अब इन दोनों में से कौन सा स्पर्म आएगा, उसी से ही सेक्स जो है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट ट्रू अबाउट द क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन? फर्टिलाइज्ड एग रिप्रेजेंट टू जाइगोट। पहला ऑप्शन है इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब। सेकेंड है इट स्टार्ट व्हेन द एग रीच यूट्रस। थर्ड है इट इज अ मीरोब्लास्टिक। एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बच्चों। यहाँ पे माइटोसिस और क्लीवेज में डिफरेंस आपको क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ट्रू अबाउट द क्लीवेज फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट की बात चल रही है। इट स्टार्ट व्हाइल द एग इन द फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होगा, तभी क्लीवेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, वो यूट्रस तक कुछ वेट नहीं करता है। ठीक है, अब बात आती है क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो, माइटोसिस के अंदर 2n सेल से 2 2n सेल बनती है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, एक 2n सेल से 2 2n सेल बनती है, क्योंकि जाइगोट 2n सेल होती है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होती है जो माइटोसिस के दौरान होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोला जाता है। जबकि यहाँ पे क्लीवेज जाइगोट के अंदर जो सेल बनती है इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है वो क्लीवेज का मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताने वाली, क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लीवेज डिफर फ्रॉम, लो आ गया ये क्वेश्चन, क्यों डिफर है? पहला तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि उनके अंदर डॉटर सेल और उसमें ब्लास्टोमियर बनती है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या लैक करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेटिक फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज, फोर्थ है बोथ ए एंड बी, एंड थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बता दो भी मेरे धुरंधर बच्चों, मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, मेरे बनने वाले डॉक्टर्स। इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में आना चाहिए। और क्विज में मज़ा आ रहा है क्योंकि आंसर चैप्टर दोनों ही हमारा फेवरेट है। बड़ा ही रिस्पेक्टेबल सिस्टम होता है, क्योंकि इसी सिस्टम की वजह से, इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से मैं बनी, तुम बने, यानी कि जितने भी बच्चे हैं पेरेंट्स से जो बनते हैं वो इसी सिस्टम की वजह से बनते हैं। तो ये हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर ये सिस्टम फंक्शनल नहीं होता हमारे पेरेंट्स में तो शायद हम नहीं बन पाते। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे बने, मम्मा और पापा के एग और स्पर्म से फिर एक छोटा सा जायगोट बना, और कैसे मदर ने हमें 9 महीने तक, आँख में एक छोटा सा कचरा चला जाए तो 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन मदर ने तो इतने लॉन्ग टाइम तक हमें कैरी किया है। तो ये बड़ा ही रिस्पेक्टेबल सिस्टम होता है। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया होता है ये चैप्टर, तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाते हैं, तुम्हें हार्ड नहीं लग रहे होंगे क्योंकि तुमने इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। जिसको नहीं क्लियर होता उसी को ही क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं। क्लीवेज बेसिकली माइटोसिस से क्यों डिफर है? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होती, ग्रोथ फेज नहीं होती, यानी कि माइटोसिस जब चलता है ना तो उसमें G1 भी होती है, S भी होती है और G2 भी होती है। लेकिन क्लीवेज जब चलता है ना तो इसके अंदर ओनली S फेज होती है, रेप्लिकेशन होता है, G1 और G2 फेज नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस रहता है। और माइटोसिस के अंदर जो दोनों डॉटर सेल्स बनती हैं उनका साइज क्या रहता है? सेम। लेकिन क्लीवेज के दौरान जो ब्लास्टोमियर है इनका साइज तो कम होने लग जाएगा और नंबर जो है बढ़ने लग जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा इज, क्या बोल, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया पता नहीं, पर दे दिया। अम्बिलिकल कोड, एमनियोन, योक सैक, कोरियोन। अच्छा, यहाँ पे कुछ लेयर्स के नाम है, इस वजह से आपको दिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम होगे नहीं क्योंकि मेरे को पता है तुम्हें ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। अम्बिलिकल कोड होता है जो प्लेसेंटा से फीटस को जोड़ता है। लेकिन ये बाकी की 3 लेयर एक में और ऐड कर देती हूँ, एलेंटॉइस। ठीक है, ये तीसरी, ये 4 लेयर होती है, इनको हम एक्स्ट्रा
एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है कोरियन, जो कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से बनी होती है। फिर यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक है, और इसके साथ ही ये अगर हम मान के चले फिटस है, तो इस फिटस को इस तरीके से हमारे को जोड़ने के लिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एमनियोन है और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टिश्यू है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको 50% दो अलग अलग ऑर्गेन, पता है ना, जो प्लेसेंटा को बनाने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं। मतलब एक बॉडी के अंदर होने के बाद में भी प्लेसेंटा को बनाने के लिए 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट रहती है। 50% मदर और 50% फिटस खुद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ए सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करना। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है नॉट सिक्रेटरी प्रोडक्ट है किसके अंदर, ह्यूमन प्लेसेंटा के, क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटा से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों अराइज होते हैं। इसका सही आंसर है प्रोलैक्टिन, क्योंकि ये पिट्यूटरी हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, नहीं सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मिल्क सिंथेसिंग हार्मोन होता है ये। पेरेंटल केयर जो है प्रोलैक्टिन की वजह से होते हैं, लेकिन बाकी तीनों हार्मोन जो है ना प्लेसेंटा रिलीज करती है। मैंने अभी भी बताया कि प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जिसका 50% पार्ट मदर और 50% पार्ट एम्ब्रियोनिक टिश्यू का बना होता है। टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। कोरियो एलेंटोइस प्लेसेंटा मैमल के अंदर हम डिसाइड करते हैं उसकी प्रेजेंस होती है। प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन इसका एक और नाम है, इसको एस्ट्रोडियोल भी लिखा जाता है कुछ जगह। प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCG। एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है क्या नाम था, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन, हाँ ये था HCS। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, किसी को पता है क्या? ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन, ठीक है, ये एक पूरा नाम होता है। जिसको नहीं पता मैं फिर से बोल देती हूँ, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोमेमोट्रोपिन। ये भी नाम से पता चल रहा है सोमेटोमेमोट्रोपिन, मतलब ये कहीं ना कहीं मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट HCG है। HCG का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर प्रेग्नेंट फीमेल का अगर यूरिन चेक किया जाए तो यूरिन के अंदर इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिलती है और उसी से ही प्रेगनेंसी डिसाइड होती है। प्लेसेंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज जो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के थ्रू होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, सारे लेने देने का हिसाब जो है बेसिकली प्लेसेंटा से ही किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। कौन सा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है? LH है, FSH है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है या प्रोजेस्टेरोन है? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नहीं पता तो प्लीज़ स्किप कर दो, तुक्का मत मारना, लेकिन आपको पता होना चाहिए 9 महीने तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किस हार्मोन की वजह से? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से, HCG हार्मोन की वजह से ये मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो है वो रिलीज प्लेसेंटा से ही ज़्यादा होता है, इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है बस।
गैस्ट्रूला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच, क्या होता है गैस्ट्रूला के अंदर, क्लीवेज होता है, ब्लास्टोसिल बनती है, जर्मिनल लेयर फॉर्म होती है या विलाई फॉर्म होती है। देखो क्या होता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस आ जाती है, 2 ब्लास्टोमियर, 3 4 नहीं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस बनती है। लेकिन गैस्ट्रूला स्टेज जब आती है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर बच्चों 3 जर्मिनल लेयर बनती है जिनका नाम है एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। एक्चुअली जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है ना तो वहाँ पे क्लीवेज अकर नहीं होती, क्लीवेज स्टॉप हो जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं, ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। एक तो डिफ्रेंशिएशन होता है ब्लास्टोमियर का जर्मिनल लेयर्स के अंदर, एक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है ब्लास्टोमियर से, ताकि ब्लास्टोमियर अपनी सही पोजीशन में आके एक्टोडम बनानी है तो बाहर, मीजोडम बनानी है तो वो अंदर, एंडोडम बनानी है तो और अंदर। तो ब्लास्टोमियर इस तरीके से एमेबोइड मूवमेंट करती है जिसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि गैस्ट्रुला में होने वाले 2 इंपॉर्टेंट इवेंट बताओ। तो एक इवेंट तो होता है डिफ्रेंशिएशन, किसका, ब्लास्टोमियर्स का, लिख लो नहीं पता तो, और दूसरा मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज अ नो सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एम्ब्रियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डिस्कशन भी हो चुके हैं, सारी की सारी टर्म्स आपके सामने डिस्कशन की जा चुकी है। बस आपको ये देखना है कि इनमें से कहाँ पे डिवीज़न नहीं होता। मैंने ऑल्दो बता भी दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, फ्लो में मैंने स्पर्मियोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई थिंक तुम लोगों को इसका आंसर देने में कोई भी ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न है, यहाँ पे सेल डिवीज़न है, यहाँ पे सेल डिवीज़न है, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं है, इसमें सर्कुलर स्पर्मेटिड जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर, एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो देयर इज नो सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट द सेल डिवीजन इन द सेल डिवीजन सेकेंडरी oocyte इज सस्पेंडेड एट, सेकेंडरी oocyte जो है वो सस्पेंड हो जाती है। मैंने बोला था ना कि oogenesis के अंदर पहले तो प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज अरेस्ट हो जाती है, और फिर एम्पुला के अंदर जो सेकेंडरी oocyte जाती है तो वो भी अरेस्ट हो जाती है। किस फेज में अरेस्ट होती है, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड या टीलोफेज सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओवरी से जब सेकेंडरी oocyte फिर पहुंचती है एम्पुला में, तो एम्पुला में ये अरेस्ट स्टेज में या सस्पेंडेड स्टेज में पहुंचती है। और ये सस्पेंडेड स्टेज कब कब खत्म होता है, जब स्पर्म आता है, तो ये स्टेज होती है मेटाफेज सेकंड। जिसको नहीं पता तो नोट कर लो, मेटाफेज स्टेज में सस्पेंड होगी एनाफेज और टीलोफेज, ये तो स्पर्म की प्रेजेंस के साथ ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को क्या बोलते हैं, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, ट्रोफोब्लास्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने बोला हुआ भी है। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा टाइम की और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत रहती है, लेकिन फिर भी ध्यान से आंसर देना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। आपको आंसर बहुत ध्यान से देना आना चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट आपको पता होनी चाहिए क्या और किस तरह की स्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर है ट्रोफोब्लास्ट। जाइगोट जो है आगे क्या स्टार्ट कर देता है, जाइगोट में आगे क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाती है ना, क्लीवेज होता है यानी कि डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो जाइगोट एक सेल है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो ये 32 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सेल्स होती है ना, कुछ तो ऐसे पेरिफेरली अरेंज होती हैं, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन पेरिफेरल सेल्स को तो हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पे कुछ इनर सेल मास अरेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास, जो कि फ्यूचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होते हैं, इसको एम्ब्रियोनल नॉब भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनल नॉब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियोनल नॉब की सराउंडिंग में जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इनको सेल्स ऑफ राउबर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक कैविटी बनती है जिसका नाम होता है ब्लास्टो
सील कैविटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हमें ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सेकेंड है एफएसएच, थर्ड है एस्ट्रोजन एंड फोर्थ है एलएच। टाइम जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, आपको वो हार्मोन बताना है। प्रिपेयर द यूट्रस किसके लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों बता दो, प्रोजेस्टेरोन होता है, एफएसएच होता है, एस्ट्रोजन होता है या एलएच होता है। इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से ये रिलीज होता है और ये एंड्रोमेट्रियम को काफ़ी थिक कर देता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, इस्थिमस, एम्पुला, फिम्बरी या इनफंडिबुलम। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, अब लास्ट कौन सा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ यूट्रस की तरफ लास्ट था या ओवरी की तरफ लास्ट था, तो टर्मिनल पार्ट आपको पता होना चाहिए ओविडक्ट का कौन सा था। ठीक है, तो बहुत आसान है। ओविडक्ट के 3 सेगमेंट माने जाते हैं, एक होता है इस्थिमस पोर्शन होता है, ठीक है, एक एम्पुलर रीजन होता है और एक इनफंडिबुलम रीजन होता है। तो जो लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट हम कंसिडर करते हैं वो है इस्थिमस, जो कि यूट्रस में खुलता है। तो यूट्रस की पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस्थिमस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली by a membrane called clitoris, मेजोरा, एस्थेमस या हाइमन। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में गिवन भी किया हुआ है, तो ऐसी बात भी नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसका सही आंसर है हाइमन। ठीक है, हाइमन जो है कम्प्लीटली कवर नहीं करता है वेजाइनल पोर्शन को, हाफ कवर में ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये ट्रू साइन नहीं होता हाइमन की प्रेजेंस फॉर वर्जिनिटी, क्योंकि पहले ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है या कोइटस होता है उस दौरान हाइमन ब्रेक हो जाती है, बट ये सही नहीं है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाली गर्ल्स, हॉर्स राइडिंग करने वाली, साइकिलिंग करने वाली या हैवी एक्सरसाइज करने वाली गर्ल्स के अंदर हाइमन बहुत नॉर्मली ब्रेक हो जाता है। सो इट्स अ हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम दी मेमरी लोब, मेमरी ग्लैंड, मेमरी डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, वन पेयर्ड मेमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस हम देखते हैं, तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमरी लॉब्स की प्रेजेंस रहती है, और ये लॉब जो है वो एक एल्वियोली के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एल्वियोली, फिर ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्पुला और लास्ट में खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कौन किसके अंदर आके खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती है उसमें लॉब्स होते हैं, लॉब्स डक्ट में, और ये डक्ट लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो ओपन होती है सरफेस ऑफ निपल पे, और यहाँ पे जो है ये सक्ड आउट की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है एफएसएच ओनली, थर्ड है एलएच ओनली, एंड फोर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड मतलब स्थगित हो गया, रुक जाएगा इन ह्यूमन फीमेल, तो डिफर्ड का मतलब आपको क्लियर है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर, और आपको डिफर्ड क्यों हो रहा है इसका भी पता होना चाहिए, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देखो भाई जब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल की बॉडी में रहेगा एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी नहीं और नया मेंस्ट्रुएशन आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है एफएसएच, आरएच, एस्ट्रोजन और एफएसएच, एलएच आएगा बच्चों, यहाँ पे एलएच है ऑप्शन के अंदर, तो बता दो भाई
withdraw of which of the following hormone is the immediate cause of menstruation? किसका लेवल कम हो जाएगा कि इमीडिएट मेनेस्ट्रेशन आ जाएगा? तो प्रोजेस्टेरोन अभी अभी बताया था, मेनली हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है। एस्ट्रोजन अगर थोड़ा भी होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत हाई, मतलब मेन प्रेगनेंसी हार्मोन मानते हैं हम प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन जब तक बॉडी के अंदर है ना, मतलब उसका हाई अमाउंट, और एस्ट्रोजन का भले ही लो अमाउंट क्यों ना हो, तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रह सकती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा प्रोजेस्टेरोन। नहीं पता तो लिख लो, अगर बॉडी में अगर प्रेगनेंसी है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया तो इमीडिएटली प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक and its distribution in the egg will affect fertilization, formation of zygote, pattern of cleavage, number of blastomere produced। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा एग के टाइप्स और क्लीवेज के टाइप्स के बारे में, क्लीवेज कैसे होता है, कितने टाइप का क्लीवेज होता है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स सब क्लियर हो कि अगर अमाउंट ऑफ योक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक एग में कैसा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उसमें क्लीवेज का पैटर्न इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि क्लीवेज जो है ना दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं होलो ब्लास्टिक, ठीक है, और एक होते हैं मीरो ब्लास्टिक, ठीक है। होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज, और ये हो जाएगा इनकम्प्लीट क्लीवेज। तो यहाँ पे तो एक जाइगोट कंप्लीटली दो सेल्स में डिवाइड होता है, जबकि इसमें कुछ इस तरीके से डिवीज़न हमें देखने को मिलता है। तो होलोब्लास्टिक डिवीज़न तभी हो पाएगा, यानी कि ऐसे क्लीवेज के अंदर कंप्लीटली डिवीज़न होता है, और ये तभी हो पाएगा जब, मतलब किस तरीके का होलोब्लास्टिक होगा या मीरोब्लास्टिक होगा, ये पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है वो डिपेंड करता है योग का अमाउंट कितना है। अब यहाँ पे इतना समझ लो, जितना ज़्यादा योग होगा क्लीवेज का जो रेट है उतना ही कम होगा। बस ये आपको पता होना चाहिए, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ क्लीवेज एंड अमाउंट ऑफ योग। तो आप सारे आंसर बहुत आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इन अ ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीटोसिन रिलीज, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, प्रोलैक्टिन रिलीज। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आंसर आपको इसका फटाफट लाइव चैट के अंदर लिख दो, ठीक है। क्विज़ कैसी लग रही है, ये ना हर बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है, दो शब्द मेरे लिए भी बोल दोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे मांग नहीं रही हूँ, बस अपने फेवर में इतनी सी चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हें क्विज़ में मज़ा आ रहा है या नहीं, यानी कि मेरी मेहनत जाया तो नहीं जा रही है। एक्चुअली इसका सही आंसर है फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा। बहुत ही, देखो बेसिकली पार्टिशन प्रोसेस होती है ये, ठीक है। ये किसका पार्ट रहता है, पार्टिशन, यानी कि सीधी सी बात है डिलीवरी की ये साइंटिफिक टर्म को बोला जाता है। इसमें ये बेसिकली किस तरह का मैकेनिज्म होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लेके आ सकती थी, यहाँ से क्वेश्चन होता है। न्यूरो भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि जब एक बच्चा पूरी तरह डेवलप होता है, 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट, जैसे कि पिन चुभने पे हाथ का पीछे होना, तो उसी तरीके से फुली फीटस डेवलप फीटस इस तरह का रिफ्लेक्स क्रिएट करता है, और उस रिफ्लेक्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये होगा, फिर ये रिफ्लेक्स जनरेट होगा, फिर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट मिलेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाएगा। ऑक्सीटोसिन जैसे ही बढ़ेगा तो यूट्रस के अंदर जो मसल्स है उसमें कंट्रैक्शन होगा, जैसे कंट्रैक्शन होगा तो अब बेबी का बर्थ का टाइमिंग वैसे वैसे लेबर पेन जो है चाइल्ड बर्थ को इंड्यूस करवाता है मोर ऑक्सीजन को, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेन पार्टिट्यूशन हार्मोन, अगर आपसे पूछा जाए मेन पार्टिट्यूशन हार्मोन तो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन तो आप आंसर करोगे ऑक्सीटोसिन, और एक अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क
इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आंसर आएगा ऑक्सीटॉक्सिन। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे एडिशनल बताए हैं आपको। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो बर्थ हार्मोन भी है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो पार्टिनेशन हार्मोन भी है, ठीक है, बात तो एक होगी। और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए भी मेन स्टिमुलेशन, यानी कि मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने के लिए ऑक्सीडेशन था, लेकिन मिल्क को मेमोरी ग्लैंड के अंदर बनाने के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए HCS जो प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे अलग अलग हार्मोन से बड़े अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ पार्टिनेशन के टाइम पे एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसके ऊपर भी शानदार क्वेश्चन क्रिएट होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा और ओवरी दोनों रिलीज करती है। पहला पॉइंट तो ये याद होना चाहिए, रिलैक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरी भी रिलीज करती है और प्लेसेंटा, लेकिन ये ड्यूरिंग द पार्टिनेशन यानी कि डिलीवरी के टाइम पे ही होता है, हमेशा नहीं होता। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे कि बेबी इजीली बाहर निकल सकता है, मूव आउट हो सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए वहाँ पे। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, एमनियोन, योक सैक, कोरियन, एलेंटॉइस। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिवेंट द डेसिकेशन के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्किप रह के वेट करो, सही आंसर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी हैं, सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रही हूँ। यहाँ पे 55 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो रखे हैं। एमनियोन, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये एक एमनियोन लेयर प्रेजेंट होती है जहाँ पे इस तरीके से हम जो है फिटस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये एमनियोन में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो बच्चे को सूखने नहीं देता। डेसिकेशन का मतलब वो सिकुड़ता नहीं है बच्चा, वहाँ पे तैरता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में। और ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे की एक्सटर्नल शॉक से रक्षा करता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा कौन सी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो एमनियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cells of corona radiata remain grouped together by pectines, lipid, hyaluronidases या hyaluronic acid। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं एग मेम्ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो कोरियन जो कोरोना रेडिएटा है ना बेसिकली एग मेम्ब्रेन है। 2 एग मेम्ब्रेन ह्यूमन एग पे प्रेजेंट होती है और इसका सही आंसर रहेगा हाइलुरोनिक एसिड। मैं अगर तुम्हें बताऊं, ओवा से जो निकलता है वो निकलती है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक सेकेंडरी oocyte खुद से एक मेम्ब्रेन रिलीज करती है, यानी कि oocyte एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाती है। जोना पेलुसिडा जो है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन जो है वो oocyte खुद करती है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को सिक्रीट किसने किया, सिक्रीटेड बाय सेल्फ oocyte, ठीक है। ये है प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ह्यूमन के अंदर 2 होती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोरोना रेडिएटा, जो मैं थोड़े जो कोरोना के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको अलग अलग करके दिखा रही हूँ। इन फॉलिकुलर्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक एसिड की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हाइलुरोनिक एसिड जो है वो जोना पेलुसिडा के अराउंड एक ग्रुप के फॉर्म बनाने में या लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जोना पेलुसिडा है वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है और इस जोना पेलुसिडा को बनाना सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ओवरी बनाती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो है oocyte खुद बनाती है। तो जोना कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन ओवरी ने किया था और ये एक फॉलिक्यूलर लेयर है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि फॉलिक्यूलर लेयर कौन सी होती है, विच इज द फॉलिक्यूलर एग मेम्ब्रेन। तो कोरोना रेडिएटा होता है वो एक फॉलिक्यूलर एग मेम्ब्रेन होती है जो कि हाइलुरोनिक एसिड से चिपकी होती है, लेकिन एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट करवाता है क्योंकि वो हाइलुरोनिक एसिड को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, connective tissue around the seminiferous tubule possesses endocrine gland, leading cell, Sertoli cell,
प्राइमरी जर्म सेल बोथ ए एंड बी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है भाई, जल्दबाजी मत कर देना। कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पोजेज एंडोक्राइन सेल्स, उन सेल्स को पहचानना है। तो इसका मतलब आपको एक टेस्टिकुलर लोब का डायग्राम क्लियर होना चाहिए। पहले तो टेस्टिकुलर लोब कितने होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बता दो बच्चों कितने होते हैं। कितने टेस्टिकुलर लोब थे, 500 थे, 250 थे, 350 थे इन ईच टेस्टिस। तो 250 to 50, और एक टेस्टिकुलर में 2 से 3 टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमें जो है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लेकिन इन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिखा है कनेक्टिव टिश्यू अराउंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पोजेस एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो होती है लीडिंग सेल्स। कार्पस ल्यूटियम डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में कार्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन के, एस्ट्रोजन के, एफएसएच के, एलएच के। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो आपको पता है, इसको तो मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की ज़रूरत है। लेकिन एस्ट्रोजन भी होता है वहाँ पे, एफएसएच भी होता है, एलएच भी होता है। इनमें से कौन सा मेन हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सही आंसर है एलएच। अगर नहीं पता तो लिख देना, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बहुत हाई अमाउंट एलएच हो जाता है ना, तो ओव्यूलेशन होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है, ओव्यूलेशन होता है, रेस्टिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है एलएच। अब आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक सही सीक्वेंस बच्चों आपको आइडेंटिफाई करनी है। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, 4 सीक्वेंस है, फटाफट इन चारों सीक्वेंस को पढ़ते जाओ, आंसर लिखते जाओ। सीक्वेंस गलत नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सीक्वेंस को चेक करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो प्रोसीजर होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। तो सही सीक्वेंस है फर्टिलाइजेशन में बेसिकली एक एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जिससे क्या बनता है, 2 सेल सिंगल सेल स्टेज 2n सेल बनती है जाइगोट। फिर जाइगोट में होता है क्लीवेज डिवीजन, फिर उससे बनती है मोरुला जो 8 से 16 सेल स्टेज में होती है। फिर होती है ब्लास्टुला, और ये जो है आगे 64 सेल स्टेज में गैस्ट्रुला को देखा जाता है। तो इस तरीके से ही पूरी सीक्वेंस में रहती है। लेकिन एक बात आपको याद हो, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक अकेली ही 4 प्रोसीजर को कंप्लीट करती है। पहली रहती है सिनगेमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। उसके बाद में आता है प्लाज्मोगेमी, उसके बाद में आता है कैरियोगेमी, और 4th नंबर पे आता है एम्फीमिक्सिस, और फिर कहीं जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेरा पूरी कोशिश रहती है कि चैप्टर का हर एक सेगमेंट में तुम्हें रिकॉल करवा सकूं, तो आप भी उन सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि अच्छा ये पॉइंट ऐसे भी थे। तो फर्टिलाइजेशन अकेला ही अलग अलग है, तो अगर सीक्वेंस सेट करें, पहले सिनगेमी होगी, फिर प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर एम्फीमिक्सिस, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उसमें क्लीवेज होगा, फिर 2 सेल, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से एक पूरा डेवलपमेंट सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिप्टोक्रिडिज्म इज अ कंडीशन ऑफ टेस्टिस। कौन सी कंडीशन है, अनेबल टू डिस्टेंड इन स्कॉटम सैक, अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, हैविंग बीन सर्जिकल रिमूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग रिमेन्ड अनडेवलप्ड, यानी कि टेस्टिस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिमूव कर दिए हैं, या अनडेवलप्ड हैं, या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या डिसेंड होके स्कॉटम में नहीं आए हैं। तो क्रिप्टोक्रिडिज्म जो है बड़ी ही अच्छी टर्म है, कई बार क्वेश्चन आता है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका सही आंसर है, अगर 7th मंथ के बाद में टेस्टिस जो है ना वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में ही बनते हैं, अगर आपको पता हो। लेकिन फिर वो डिसेंड होके कहाँ आ जाते हैं, स्कॉटल सैक में आ जाते हैं। रीज़न होता है टेम्परेचर, सबको पता है कितने डिग्री टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट रहती है, स्कॉटल सैक के अंदर ये शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगह नहीं होते तो उसको क्रिप्टोक्रिडिज्म बोला जाता है। तो क्रिप्टोक्रिडिज्म इज अ टर्म जिसके अंदर स्पर्म जो है टेस्टिस डिसेंड नहीं होता, तो अनडिसेंड टेस्टिस बेसिकली क्रिप्टोक्रिडिज्म टर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल प्रोड्यूस फ्रॉम मैच्योर एग, एक्रोसोम, पोलर बॉडी, या मिडल पीस ऑफ द स्पर्म। फर्टिलाइजिन क्या होता है, देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इतनी जल्दी हमारे सामने नहीं आई थी। सब अलग अलग फिजियोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना था।
ठीक है, अलग अलग थ्योरी थी उनकी। तो उनमें से कुछ का ऐसी थ्योरी थी, फर्टिलाइजिंग केमिकल एक होता है और एक एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल होता है, ये आपस में रिएक्ट करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इनका मानना था कि एग से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिंग, जिसको देख के स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और बदले में स्पर्म के पास, ठीक है, इस केमिकल के रिस्पेक्ट में स्पर्म से क्या निकलता है, एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल। और ये केमिकल स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, हर एक स्पीसीज का फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजेशन स्पेशल होता है, इसीलिए किसी दूसरी स्पीसीज का स्पर्म किसी अपनी सेम स्पीसीज के अलावा किसी दूसरी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जो कुछ एनिमल के अंदर तो ऐसे केमिकल्स की प्रेजेंस देखी गई है, कुछ में नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता होता है कि ओवरी में एक साइड में एग बनता है, तो दोनों ओविडक्ट के एम्पुला में एग तो होगा नहीं, एक में होगा, एक में एक बार होगा, एक में एक बार होगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्पर्म किस ओविडक्ट की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रेशन, केमिकल ओरिएंटेड प्रोसेस देखने को मिलती है, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है 32 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज स्मॉलर देन फर्टिलाइज्ड एग, सेम साइज एज अ फर्टिलाइज्ड एग, 2 times the size of fertilized egg, 4 times the size of fertilized egg। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है। 32 सेल स्टेज को तुम जानते हो, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या ब्लास्टोसिलेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जानना चाह रहा है कि इसका साइज कैसे होता है, तो मैं आपको बहुत पहले क्लियर कर देती हूँ। जोना पेलुसिडा और ये जाइगोट है, जोना पेलुसिडा और जाइगोट अभी 2 लेयर में। मैंने पहले बताया भी था कि भाई क्लीवेज के अंदर नंबर जरूर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज देखते जाओ। ब्लास्टोमियर यहाँ पे कितनी है, 2 ब्लास्टोमियर है, ठीक है, यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर है। साइज देखो सेम है, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग से लेके अभी जो डेवलपिंग स्टेज है उनका साइज सेम है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है ज़रूर बढ़ती जा रही हैं, साइज उनका घटता जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे, जब हम 16 और 32 सेल स्टेज बनाते हैं तब तक हमें जो साइज़ है वो बेसिकली ऐसा ही देखने को मिलता है जैसा कि एक फर्टिलाइज्ड एग का है, बट नंबर ऑफ सेल बढ़ी है, साइज ऑफ सेल घटा है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्रॉस सेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म विल शो, क्या शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 का अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा कह रहा है कि सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तीसरा बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया प्लस 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है। और थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन पूछ कहाँ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ मिडल पीस। यहाँ पे गलती मत कर देना, मिड पीस में क्या क्या होगा, मिड पीस के भी मिडल पॉइंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। टर्मिनल पॉइंट पे बात नहीं चल रही है, मिड पॉइंट पे बात चल रही है, तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सही आंसर रहेगा, आपको पता है कि स्पर्म के पास एक हेड होता है, ये एक्रोसोमल कैप, और ये न्यूक्लियस, और यहाँ नेक रीजन होती है, जिसको आप मिड पीस का एंटीरियर पोर्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल, पेरोक्सिमल और डिस्टल होते हैं। उसके बाद में ये आता है मिड पीस, ठीक है। और मिड पीस जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे एक्सल फिलामेंट्स निकलते हैं, ठीक है। और ये फ्लेजिला है तो 9+2 का अरेंजमेंट होगा। और इसके चारों तरफ यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नीबिन करंट शीट से कवर्ड रहते हैं। तो मिड पीस में जब देखोगे तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 के अरेंजमेंट और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, लेकिन टर्मिनल पोर्शन में सेंट्रियोल की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया है, मिड पॉइंट। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर बताओ अराउंड द टेस्टिस। आप सबको पता है टेस्टिस के ऊपर होती है 3 लेयर, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इस पॉइंट को, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो बोल रहा है कि प्रोटेक्टिव कौन से हैं इनमें से, ठीक है। 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो प्रोटेक्टिव लेयर हम किसको मानते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर हम मानते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को, क्योंकि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है डेंस और वाइट फाइब्रस कोट की कवरिंग होती है, जो पूरे के पूरे टेस्टिस के अराउंड होती है। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस या ट्यूनिका एडवेंशिया है, ये मतलब पूरे टेस्टिस
के ऊपर नहीं होती, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस को छोड़ के कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट को इसलिए कवर नहीं करती है क्योंकि वहाँ से एंट्री होनी होती है ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स की। लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो डेंस स्ट्रक्चर होती है, वाइट फाइब्रस कोट की बनी होती है और पूरे टेस्टिस को कवर करके रखती है, इसीलिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड फाउंड ओनली इन मेल इज काउप्रस ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। आपका आंसर जो है वो टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, आंसर देना आप फटाफट स्टार्ट कर दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि मेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, सिर्फ हमें वो ग्लैंड का नाम बता दो, फीमेल में नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आसान है बच्चों, ये तो क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चार ऑप्शन एक जैसे होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल के अंदर होती है, काउप्रस ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड ये एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हो, जो कि काउप्रस तो हम बेसिकली मेल में और बार्थोलिन फीमेल में वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये होती एक जैसी सी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है। कुछ ऐसी मैमल्स के अंदर ये दोनों सेम नाम से भी जानी जाती है। पेरिनियल ग्लैंड भी होती है, ये भी मेल और फीमेल दोनों मैमल्स में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पेरिनियल ग्लैंड जो बेसिकली फिरामोन्स को रिलीज करती है ताकि अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन प्रोस्टेट जो है वो प्योर मेल एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड है। अब आता है एंट्रम, क्या है, एक कैविटी है, लेकिन किसकी कैविटी है भाई, ओवरी की है, ग्राफियन फॉलिकल की है, ब्लास्टुला की है या गैस्टुला की है, क्योंकि सब में कैविटी होती है, एक चीज़ तो क्लियर होगी, इन सब में कैविटी है। लेकिन एंट्रम किसकी कैविटी है, ओवरी की है, ब्लास्टुला की है, गैस्टुला की है या फिर ग्राफियन फॉलिकल की है। तो अपना सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर है ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी होती है, बिल्कुल सही। जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से एक खाली स्पेस बनता है, यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द मेमरी ग्लैंड टू एनलार्ज एट प्यूबर्टी। भाई वो कारण बता दो जिसमें मेमरी ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है प्यूबर्टी ग्लैंड में, प्यूबर्टी एज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन की वजह से, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, थर्ड है एस्ट्रोजन की वजह से या ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से। चारों ऑप्शन बहुत ही पास पास में है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नोट करना है। अच्छा एक काम किया करो बच्चों, मैं बताना भूल गई क्विज के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट क्विज पे ध्यान रखना। आप कोशिश किया करो कि एक OMR सीट की फोटोस्टेट कॉपी अपने पास लेके बैठा करो और जो जो आंसर लगता है ना OMR भरा करो। तो OMR में गोले गोले करने में बहुत गलतियाँ हो जाती है, ये सिली मिस्टेक आपका बहुत दुखदायक होता है। तो आप कोशिश किया करो कि जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, चार ऑप्शन दिख रहे हैं टाइम स्केल से, पहले पहले आप अपना जो है गोला भर लिया करो, ठीक है। उसके बाद में आप देखा करो कि क्या आंसर है क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक OMR की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बेसिकली वो हार्मोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं पता तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वासा एफरेंशिया आर दी ductilis leading from epididymis to urethra, testicular lobule to retatestis to vasa deferentia and vasa deferentia to epididymis। vasa efferentia बताना भी कहाँ से लीड करती है, ठीक है, क्या लीडिंग करती है, एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटाटेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया टू एपिडिडाइमस। और इसका सही आंसर है रेटाटेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया। अगर आपको याद है टेस्टिस का डायग्राम, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, यहाँ पे रेटाटेस्टिस थे, फिर टेस्टिकुलर वासा एफरेंशिया थी, ठीक है, 10 से 20 वासा एफरेंशिया, और इन्हीं की हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होती है एपिडिडाइमस, मैंने अभी बताया। और ये फिर आगे जाके किस में खुलती है, स्पर्म डक्ट में खुलती है। तो यही तो आंसर है, रेटाटेस्टिस से स्पर्म डक्ट, ये क्या है, वासा डिफरेंसेस। अब तुम ढूंढ रहे हो कि एपिडिडाइमस क्यों नहीं आई, ये हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है जो वासा एफरेंशिया से ही आगे अराइज होती है, तो इसीलिए इसको एक साथ ही कंसिडर किया गया है इस क्वेश्चन में। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस पॉइंट पे क्योंकि उनको एपिडिडाइमस दिखता है। आगे चलते हैं, Which of the following is incorrectly matched regarding the female reproductive organ?
क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ओवरीज egg and sex hormone are produced, oviduct serve as the site of fertilization, uterus serve as a birth canal, cervix containing opening of the embryo and fetus। आपको यहाँ पे गलत बताना है बच्चों, गलत क्या है, सही नहीं, गलत को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों पे 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन एक नहीं होता, उसके ऑप्शन समेत 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ आता है। तो बेसिकली मैं जो 55 क्वेश्चन लेके आती हूँ ना, कई 55 होते हैं। इसका सही आंसर है बर्थ कैनाल, क्योंकि हमें पता है यूट्रस जो है स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, अपर पार्ट एक्सपेंड होता है और लोअर पार्ट इनका नैरो होता है। लोअर पार्ट में इस तरीके से 2 ओस प्रेजेंट रहते हैं, ये वेजाइनल रीजन रहता है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स रीजन। जो सर्विक्स होता है ना, इसके पास फिटस या इनके ओपनिंग के लिए 2 ओस होते हैं, एक होता है इंटरनल ओस और एक होता है एक्सटर्नल ओस, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे सर्विक्स के अंदर ये जो कैनाल होती है और ये वेजाइना की कैनाल, ये दोनों आपस में मिलकर, यानी कि सर्विक्स की कैविटी और वेजाइनल कैविटी आपस में मिलकर क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। तो यूट्रस यहाँ पे नहीं बनाता, ये पॉइंट गलत है, ये दोनों सही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एम्पुला या ओविडक्ट जो है फर्टिलाइजेशन की साइट होती है और ओवरी सेक्स हार्मोन और एग दोनों प्रोड्यूस करती है। तो 3 सही 1 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द मोरूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन uncleaved zygote। Second है it is a almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but much more DNA। Third है it has far less cytoplasm as well as less than DNA in an uncleaved zygote। And fourth option it has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA। अरे ये क्या हो गया, मेरे ऑप्शन ही पूरे नहीं हुए, उससे पहले आंसर आ गया आपके सामने। चलो आपकी स्क्रीन पे तो चारों ऑप्शन थे, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए मेरे से। इसका सही आंसर है सेकंड। क्या कह रहा है मोरूला के बारे में, गलत, सही बात है, तो मतलब 3 तो गलत है, इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सही पे कंसंट्रेशन करना है। ये कह रहा है इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वान्टिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, एज अनक्लीवेज जाइगोट बट मच मोर डीएनए। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। देखो ये था जाइगोट, जाइगोट में डीएनए, ये है डीएनए का अमाउंट, ठीक है, और ये है साइटोप्लाज्म, यहाँ है जोना पेलुसिडा। जब ये क्लीवेज करता है तो जोना पेलुसिडा और साइटोप्लाज्म तो देखो बच्चा सेम ही रहा है, साइटोप्लाज्म अभी भी उतना ही है, बड़ा नहीं है, लेकिन डीएनए का अमाउंट देखो बढ़ गया ना, क्योंकि क्लीवेज के अंदर एप्लीकेशन एस फेज होती है, ग्रोथ फेज नहीं होती। ग्रोथ होता तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाला क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, तो मतलब तुम्हें अभी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट के। आपको ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही रेयर बच्चों के सही होते हैं, क्योंकि इतना दिमाग वो नहीं लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉलम दिए हुए हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कॉलम वाले डाले हैं ताकि इसमें 5-7 टर्म एक साथ क्लियर हो जाए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपके सामने है। कॉलम फर्स्ट में पार्टिनेशन है, गेस्टेशन है, ओवुलेशन है, इम्प्लांटेशन है और कॉन्सेप्शन है। इनसे रिलेटेड इनको डिफाइन किया गया है, आपको सही मैच करना है और सही मैच करने के साथ आपको आंसर जो है वो ABCD में से एक टिक करना है, मतलब लिखना है, अपने OMR में फिल करना है, लाइव चैट के अंदर लिखना है और 5 टर्म्स यहाँ पे आपकी एक साथ क्लियर होने वाली है बच्चों, 5 टर्म्स है ना, तो बड़े ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इसका सही आंसर है फोर्थ। पार्टिनेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस, दैट इज अ पार्टिनेशन। गेस्टेशन क्या है, गेस्टेशन एक ड्यूरेशन है प्यूबर्टी का और प्रेगनेंसी और बर्थ का जो 9 महीने का रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन का आएगा क्यू, रिलीज ऑफ ओवा या एग फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल। इम्प्लांटेशन क्या है, तो ये कह रहा है इम्प्लांटेशन जो है वो अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू एंडोमेट्रियम, नहीं है, डी का क्या है, पी। अरे यार
बस ऑप्शन है ऐसा, बट जाइगोट नहीं हम वर्ड यूज़ कर सकते। जाइगोट का मॉडिफाइड फॉर्म या डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो है अटैच करती है, तो बट अब और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसके साथ हमें जाना पड़ेगा। और लास्ट में कॉन्सेप्शन क्या होता है, तो कॉन्सेप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ एगोट स्पर्म, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है, इसको कॉन्सेप्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही कॉलम दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हार्मोन्स और उनके आगे फंक्शन दिए हुए हैं, वही सेम टेबल से आपको कॉलम्स को मैच करना है, सही आंसर को लिखना है। क्विज़ कैसी लगी रही है, क्या स्कोर कर रहे हो, क्विज़ को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो प्लीज़ तुम्हें कहने की ज़रूरत ना हो, कर दिया करो बिना कहे, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे जब ऐसे थोड़ा अमाउंट में स्टूडेंट का देखती हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया करो, उनको उनके साथ शेयर किया करो, उनको बोला करो कि एटलीस्ट क्विज़ में आप आया करो, अपना नॉलेज चेक किया करो, भले ही आप आंसर कर ना रहे हो। इसका सही आंसर है फर्स्ट, ठीक है। पहला क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन को कंट्रैक्ट करता है लेबर पेन के लिए। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। क्या है कि प्रोलैक्टिन इजेक्शन अलग बात है, ये कह रहे हैं लैक्टेशन मतलब दूध का बनना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो बनता और निकलता रहता है, तो वो बेसिकली फर्स्ट के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद में प्रोलैक्टिन ये काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पूछ रहा आपसे। आगे वो पूछ रहे हैं सी क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के लिए होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्प्लांट और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ बच्चों आपकी जो ये क्विज़ है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपकी ये क्विज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका ये सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर है तो आज के क्वेश्चन तुम्हें आसान लगने ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो मतलब एंडोक्राइन में भी प्रॉब्लम है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एडिशनल भी करवाए हैं क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि मैं एक पूरा चैप्टर को रिवाइज कर दूं। गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन से, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन से, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन से, प्लेसेंटा से, एम्ब्रियोनिक लेयर से, सब जगह से मैंने क्वेश्चंस डाले ताकि ये चैप्टर आपका एक पूरा का पूरा रिवाइंड हो सके। तो बच्चों आप इसके एवज में लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया करो, अपना स्कोर ज़रूर लिखा करो। कुछ बच्चे अभी भी नहीं लिख रहे हैं, ज़रूर लिखा करो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं एक नए क्विज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।